आपका स्वागत है हमारे चैनल में कोड विथ कॉफ़ी। आज पूरा डिटेल में एकदम 1 घंटा लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम डिटेल में सी के बारे में बताना चाहता हूँ। बेसिक्स ऑफ सी, पूरा बेसिक्स में इस एक वीडियो में क्लियर करूँगा। सिर्फ आपको ध्यान दे के बैठना है और साथ में कॉफ़ी रखेगी, क्योंकि पूरा 1 घंटा चलने वाला है। मैं भी रखे हूँ साथ में कॉफ़ी। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि सी को पूरा अच्छे से समझना है कि भाई सी लैंग्वेज क्या है। तो सी एक लैंग्वेज है, जैसे कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है। ओके, तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, वर्ड्स होते हैं। पहले तो A to Z, ABCDEF, A to Z क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, और उन कैरेक्टर्स को हम कंबाइन करके वर्ड बनाते हैं। ऐसे वर्ड्स को कंबाइन करके हम सेंटेंस बनाते हैं, ऐसे सेंटेंस को कंबाइन करके हम एक पैराग्राफ बनाते हैं। ओके, तो ये पूरी इंग्लिश लैंग्वेज होती है। तो सी में सेम उसी तरह कुछ चीज़ें एज इट इज़ आती है, जैसे वर्ड्स होते हैं इसमें, क्या बोलते हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, उसी तरह सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होते हैं। ओके, सो इन डेटा टाइप्स को कंबाइन करके हम एक इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, और ऐसी बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जब एक जगह पे आ जाती है तो उससे एक हमारा प्रोग्राम बनता है। तो वैसे हम प्रोग्राम लिखेंगे, समझेंगे कि सी क्या होती है, सी क्या है एक्चुअली, और पूरा डिटेल में हम समझेंगे कि कैसे काम करती है सी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि स्टार्ट करते हैं हम एकदम इनिशियल स्टेप पे, कि मैं थोड़ा कोड एडिटर खोलता हूँ अपना। तो कोड एडिटर में क्या है कि हैश इंक्लूड stdio.h। सो ये क्या है stdio.h, ये हमारी हेडर फाइल है। ओके, तो इसके अंदर स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट के बारे में सब कुछ लिखा रहता है। तो जब हम हैश इंक्लूड करते तो ये वाली फाइल इंक्लूड होती है हमारे कंपाइलर के अंदर ऑटोमेटिकली। तो कंपाइलर क्या करता है कि जो भी हम इधर लिखते हैं वो चेक करता है कि वो इनपुट आउटपुट फाइल में क्या बोल रहा है। ये printf फंक्शन stdio.h में डिफाइंड है, तो इस stdio.h के अंदर ये फंक्शन डिफाइन है, इसलिए यहाँ पे वर्क करता है। अगर मैं इधर कोई भी फंक्शन लिख दूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे ASDF नाम का फंक्शन लिख दिया, और मैंने इस पे अंदर कुछ तो टाइप किया और मैंने इसको सेमीकोलन दिया, तो ये रन नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन उसके अंदर डिफाइंड ही नहीं है। मैं अभी एक रन करके दिखाता हूँ आपको क्या रन होता है, देखते हैं। एरर आ जाएगा, 100% एरर, ASDF SJ इम्पैक्ट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन ASDF, ऐसा लिख के आया था, दिख रहा है नहीं, इम्पैक्ट इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन ASDF। इसका मतलब ये फंक्शन, ये जो ASDF फंक्शन है वो फंक्शन stdio.h में डिफाइन ही नहीं है, तो वो उसको कैसे पता चलेगा क्या करना है। ठीक है ना, लेकिन ये जो printf फंक्शन है, ये printf फंक्शन वो stdio.h फाइल में डिफाइंड है, लिखा है printf, लिखा तो क्या करना है। ASDF होगा तो उसमें नहीं पता उसको कि ASDF लिखा तो क्या करना है, लेकिन उसको printf लिखा तो क्या करना है वो पता है, इसलिए वो printf का काम बराबर से कर देता है। ठीक है, तो इसी वे में ये पूरा सी वर्क करता है कि जो भी हम इस मेन के अंदर लिखते हैं वो इधर हेडर या इधर कहीं तो डिफाइन होना चाहिए, कहीं तो उसको लिखा होना चाहिए कि भाई ये कुछ चीज़ है, तभी उसका काम वर्क हो सकता। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये printf फंक्शन क्या करता है। तो ये printf फंक्शन क्या करता है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है। तो अभी मैं रन करता हूँ इसको, तो देखो ये printf क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड। प्रिंट ही करना चाहिए उसको, थोड़ा लेट लेता है क्योंकि ये ऑनलाइन चल रहा है, मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया यहाँ पे। ठीक है, ये printf फंक्शन का काम है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। अभी मैं क्या करता हूँ और कुछ फंक्शन ट्राई करता हूँ, जैसे कि printf के बाद होता है हमारा scanf। तो scanf फंक्शन क्या करता है, जो भी यूज़र एंटर करेगा उसको स्कैन कर लेता है। तो यहाँ पे जो मैंने %d लिखा है, इस पे थोड़ा गौर करो कि ये %d मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी मुझे इंटीजर लेना पड़ता है, ऐसा ये जो scanf फंक्शन है ये भी इसके अंदर डिफाइन है। मैं अभी सिर्फ इस stdio.h में क्या डिफाइन है वही बता रहा हूँ, जो फंक्शन उसमें डिफाइंड है वही मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप ये हेडर फाइल खुद से भी बना सकते हो, खुद से भी इंक्लूड कर सकते हो, उसके भी अलग अलग टाइप्स है, लेकिन वो बहुत डीप चले जाएंगे
हम सिर्फ ऊपर ऊपर देख रहे हैं कि कैसे काम होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो प्रिंट एफ क्या करता है, प्रिंट करता है हेलो वर्ल्ड। स्कैन एफ क्या करता है, स्कैन करता है। तो ये स्कैन एफ फंक्शन स्कैन क्यों करता है, क्योंकि उसको इसके अंदर लिखा है भाई, इसमें लिखा है कि भाई स्कैन करो, तो इसलिए वो स्कैन कर लेता है। तो ये क्या स्कैन करता है, %d लिखा है मैंने यहाँ पे, तो उसको बोला है उसके उस stdio.h फाइल के अंदर कि भाई अगर %d लिखा है तो इंटीजर को स्कैन करना है, %f लिखा है तो फ्लोट को स्कैन करना है। तो मैं अभी इधर डेटा टाइप्स बता रहा हूँ एक्चुअली आपको। ये जो इंटीजर है डेटा टाइप है, जो फ्लोट है वो डेटा टाइप है। फिर उसके बाद जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर भी एक डेटा टाइप है। तो ये सारे जो डेटा टाइप्स है वो भी इसके अंदर एक्चुअल में वो कहाँ डिफाइंड है अभी तो नहीं पता है, लेकिन जब ये stdio.h फाइल हम खोलेंगे, अभी मैं खोल के नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये मेरे पास है नहीं, लेकिन जब मैं कोशिश करूंगा कि ये फाइल आपको खोल के दिखाऊं कि इस फाइल के अंदर क्या है एक्चुअल में। ओके, तो ये फाइल एक्चुअल में लिखी गई होंगी, मुझे नहीं पता किस में लिखी होंगी। ये जो फाइल है वो बहुत मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, एक बेसिक लैंग्वेज। ये जो सी लैंग्वेज है वो बेसिक लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। सी लैंग्वेज जो है वो बेसिक लैंग्वेज नहीं है, वो उसको क्या बोलते हैं हम, अभी एक्चुअल में वर्ड याद नहीं आ रहा, मैं जब आपको याद आएगा तो आपको आगे बताते चला हूँ, ठीक है। तो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये जो सब है वो सब डेटा टाइप्स है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है कि %d होगा तो इंटीजर स्कैन करना है, %f होगा तो फ्लोट स्कैन करना है। तो ये इंटीजर है या नहीं है, इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा इधर कि भाई इंटीजर ए, ये डेटा टाइप, ये सारे जो डेटा टाइप है इंटीजर, ये भी डिफाइंड है उस stdio.h के अंदर। इसमें नहीं होंगे तो इसके अंदर एक हेडर फाइल हो सकती है, उसके अंदर डिफाइन हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो डिफाइन होना चाहिए कि भाई इंटीजर है, उसके बिना इसको पता कैसे चलेगा कि इंटीजर है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैं इस फाइल को हटा देता हूँ और अभी रन करता हूँ, अभी क्या होता है देखते हैं। देखो अभी क्या हाल है, वार्निंग इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन printf। इसका मतलब printf का इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन है, क्योंकि printf इसके अंदर डिफाइंड है। ऐसे उसके बाद क्या क्या लिखा है इसके अंदर, scanf भी डिक्लेयर्ड नहीं है। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी है डिक्लेयर्ड नहीं है, वो सारी चीज़ें डिक्लेयर्ड इस stdio.h के अंदर है। मैंने इसको हटा दिया इसलिए सब एरर आ गए। तो 1 2 इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी बिल्ट इन फंक्शन printf के बारे में बोल रहा है और इसमें भी scanf के बारे में बोल रहा है। तो ये चारों चीज़ें इसी के बारे में, printf और scanf के बारे में, क्योंकि ये दो डिफाइन नहीं है, तो बाकी सब तो लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। तो ये सब पूरा डिटेल हम आज देखने वाले, चाहे 1 घंटा लग जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन पूरा डिटेल में देखने की हाउ द सी वर्क्स। कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं पता होंगी, तो मैं आपको सिखा जो चीज़ें आपको लगे कि भाई आपको पता है और मेरे को पता नहीं, प्लीज़ कमेंट करो उसको, ताकि मैं भी सीख पाऊँ और आपको फिर दूसरे जो लोग आएंगे या फिर मैं दूसरा कुछ वीडियो बनाऊंगा तो उसमें वो भी सीख पाए। तो प्लीज़ कमेंट, अगर कोई भी आपको डाउट आया या फिर कोई भी चीज़ मैंने गलत बोली तो मेरे को बताओ प्लीज़, ठीक है। तो ये scanf फंक्शन भी उसके stdio.h के अंदर है, तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि हमें ओके, सो आई हैव टू स्टॉप द प्रोग्राम। ओके, नाउ मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने हटा दिया, तो अभी एरर नहीं आएगा, अभी वो इंटीजर या स्कैन कर लेगा, ठीक है। तो स्कैन करने के बाद फिर मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो प्रिंट के लिए भी वहाँ पे लिखा है कि printf करते समय अगर यहाँ पे %d है तभी तेरे को इंटीजर प्रिंट करना है, अगर %d की जगह %c लिखा तो कुछ और प्रिंट करेगा वो। तो मैं फिलहाल %d करके दिखाता हूँ, फिर %c भी करके दिखाता हूँ। होता क्या है, करके देखना चाहिए भाई, प्रैक्टिकल होना चाहिए, बी प्रैक्टिकल, करके देखो, जितना करोगे उतना ही समझोगे ना। सो वो पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, उसके बाद हमें कोई तो नंबर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो मैं 65 करता हूँ क्योंकि उसमें भी जादू है, इसलिए तो कर रहा हूँ। तो 65 एंटर किया तो क्या आता है, 65 आउटपुट आता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इंटीजर लिया और इंटीजर ही प्रिंट किया, इसलिए 65 एंटर किया तो 65 आया। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटीजर लेता हूँ और कैरेक्टर प्रिंट करता हूँ, क्योंकि मैं %c लिख रहा हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। अभी देखते हैं अभी क्या होता है। अभी भी मैं 65 एंटर करूंगा, ठीक है। मैंने 65 एंटर किया, एंटर। तो क्या प्रिंट हो के आया, A। तो भाई मैंने बोला था, मेरे को पता था A प्रिंट करेगा, इसलिए 65 लिखा है। क्यों वो 65 लिखने के बाद A प्रिंट करेगा, क्योंकि A में जो है ना, A है, ये क्या है, इंटीजर, ठीक है।
ए क्या है, इंटीजर, मैंने इधर इंटीजर ए डिफाइन किया है और मैं परसेंट डी ए कर रहा हूँ, मतलब मैं परसेंट डी से ए को प्रिंट करवाना चाहता, ए को स्कैन करवाना चाहता हूँ पहले स्कैन एफ में। स्कैन एफ से मैंने ए को स्कैन कर लिया, मतलब ए के अंदर 65 आ गए, लेकिन मैं प्रिंट करते समय कैरेक्टर प्रिंट कर रहा हूँ और कैरेक्टर 65 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा अपन स्लाइड पे आते हैं और मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो ये है अपना एरे है, सपोज ये मेरा थोड़ा गंदा निकला है, फिर भी मैनेज कर लेना भाई लोग। ये है एरे, छोड़ो भाई क्यों इतना टेंशन ले, ये है अपना एरे। ठीक है, इस एरे को मैं 8 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर में सब काम 8 से होता है, 8 GB 4 GB 2 के मल्टीप्लाई में होता है सब कुछ। क्यों? कंप्यूटर में सब 2 के मल्टीप्लाई में होता है। क्यों? क्योंकि ये बाइनरी पे काम करता है कंप्यूटर, 0 1 0 1। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो कंप्यूटर है वो बाइनरी पे काम करता है, उसको सिर्फ 0 1 की लैंग्वेज समझ में आती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर 8 बिट मतलब 1 बाइट स्टोर कर सकता है कैरेक्टर, और इंटीजर 4 बाइट स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि एक इंटीजर के अंदर 65 डाल दिया और एक कैरेक्टर के अंदर 65 डाल दिया, तो दोनों में डिफरेंस है। अभी थोड़ा डीप लग रहा होगा, लेकिन ये मेरे को बताना जरूरी लगता है। तो मैं इसको अगर कैरेक्टर बनता हूँ तो 8 बिट ही बन जाता है, और 8 बिट में अगर मैं 65 एंटर करता हूँ तो वो उस कैपिटल ए की अस्की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, आप खोल के देखो, गूगल पे जाओ, सर्च करो अस्की वैल्यू ऑफ ए, तो वो क्या प्रिंट करता है, वो 65 प्रिंट करता है। क्यों? क्योंकि जब आप कैरेक्टर ए लिख के इक्वल टू ए कैपिटल ए लिखते हो, क्या मतलब कि यहां पे मैं लिख रहा हूं कैरेक्टर ए और इक्वल टू मैं लिखता हूं 65 और मैं प्रिंट करता हूं इस ए को, यहां पे स्कैन करना बंद करता हूं, तो फिर भी ये क्या प्रिंट करेगा, कैपिटल ए ही प्रिंट करेगा। देखो अभी हेलो वर्ल्ड के नीचे सामने कैपिटल ए आएगा, ये देखो ये आया नहीं। क्यों ये आ रहा है? क्योंकि उसको पता है कि 65 जो वैल्यू है वो जो एक 8 बिट में बैठती है तो कैपिटल ए की वैल्यू आती है, और कैपिटल ए की अस्की वैल्यू भी 65। आप जाके सर्च करो, जो भी अस्की वैल्यू आप उस कैरेक्टर के अंदर डालोगे, लाइक 98 स्मॉल ए की अस्की वैल्यू वो आप डालोगे तो स्मॉल ए प्रिंट होगा। तो ये सब अस्की वैल्यू का खेल है। तो ये अस्की वैल्यू क्या है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो सब कुछ होता है, ये प्रिंट एफ ये जादू नहीं है भाई, ये सब डिफाइंड है वो stdio.h के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बाद हम देखेंगे कि इफ एल्स क्या है। ठीक है, प्रिंट एफ स्कैन एफ तो आप समझ गए, आपको कोई चीज प्रिंट करनी होगी तो आप डायरेक्ट बोलेंगे प्रिंट एफ माय नेम, जो भी है आप उधर डाल सकते हो। ठीक है, तो ये प्रिंट कर देगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं, ये डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। प्रिंट एफ फंक्शन है उस stdio.h के अंदर डिफाइंड है, तो प्रिंट कर देगा डायरेक्ट। स्कैन एफ करना है तो डायरेक्ट लिख दो आप स्कैन एफ %d, इंटीजर स्कैन करना है, फ्लोट स्कैन करना है %f, कैरेक्टर स्कैन करना है %c। लॉन्ग मतलब क्या होता है कि आप उसमें लार्ज वैल्यू बिठा सकते हो, वो आप देखेंगे आगे। तो ये %l होता है, फिर डबल लॉन्ग होता है, तो ऐसे डबल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो सब आप इससे स्कैन कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं आपको बता रहा था कि प्रिंट और स्कैन तो आप सब कुछ समझ गए हो कि आपको अगर कोई कैरेक्टर लेना होगा तो आप कैरेक्टर ए डिफाइन करके स्कैन ए कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा इफ और एल्स क्या होता है। तो इफ एक कंडीशन होती है, ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू होंगी तो ये इफ चलेगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ नहीं चलेगा। तो ये जो इसके अंदर जो सेंटेंस होता है ना, वो ये वाला जो डबल क्या सिंपल ब्रैकेट है, इसके अंदर जो भी सेंटेंस होता है वो वाला सेंटेंस लॉजिकल सेंटेंस होता है। लाइक इफ मैंने 1 लिखा, 1 मतलब ट्रू,
लॉजिक्स में आपने वो पढ़ा होगा ना 10th या 12th में, लॉजिक नाम का एक चैप्टर रहता है, कुछ तो नहीं याद आ रहा है मेरे को अभी, लेकिन उसमें लिखा रहता है कि ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0। तो मैं इधर इफ 1 लिखता हूँ और प्रिंट एफ करता हूँ तो ये 100% चलेगा ये लूप। हेलो ये करके मैं अभी इसको रन करूंगा तो ये हेलो आउटपुट दे देगा। ठीक है, अभी मैं इधर 0 करता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। अब वो कुछ भी आउटपुट नहीं देगा, डायरेक्ट उधर ग्रीन लाइन आ जाएगी, कुछ आउटपुट नहीं देगा। देख रहे हो आप इधर कुछ भी आउटपुट नहीं, क्योंकि उसको पता है कि 0 जब आता है तो फॉल्स होता है, 1 जब आता है तो ट्रू होता है। तो ये जो इफ है ना, इसमें मैं एक कंडीशन डालता हूँ कि इफ 1 इक्वल टू 2, तो ये फॉल्स है। 1 इक्वल टू 2 ये कंडीशन फॉल्स है। तो ऐसी कंडीशन आएगी तो वो नहीं रन होगा। तो मैं अभी इसको रन करके देखता हूँ, तो नहीं रन होगा, डायरेक्ट वो एंड कर देगा लूप, क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 2 है, सबको पता है, तो क्यों रन होगा, नहीं होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इधर 2 इक्वल टू 2 डालता हूँ, क्योंकि वो सबको पता है कि दो के इक्वल है। तो ये क्या आता है, हेलो ट्रू। ये ट्रू आ गया, इसलिए उसने वो प्रिंट एफ हेलो कर दिया। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा दिमाग में एक सवाल आया होगा कि भाई मैंने इधर डबल इक्वल टू क्यों लिखा, सिंगल इक्वल टू क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये लॉजिकल ऑपरेटर है। जब मैं सिंगल इक्वल टू लिखता हूं ना, a इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या होता है कि मैं a के अंदर 2 डाल रहा हूं। यहाँ पे a इक्वल टू मतलब इक्वल टू नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका काम क्या है कि कोई भी वैल्यू किसी भी चीज में असाइन कर देना, यही काम करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं इसको, हम सी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये कंपेयर करने के लिए ये ऑपरेटर है, इसको हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। ये लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, लेकिन ये जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर है। ये क्या काम करता है, कंपेयर करता है, और अगर सही है तो ट्रू देता है, गलत है तो फॉल्स करता है। मैं अगर इधर लिखता हूँ लेस देन इक्वल टू, तो सही है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, स्टिल वो क्या करेगा, इसको मैं हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए। 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू मतलब क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब या तो लेस है या इक्वल है, तो लेस नहीं है लेकिन इक्वल है ना, तो इसलिए वो रन हो जाएगा। तो मैं उधर रन करके दिखाता हूँ, तो ट्रू है इसलिए वो रन हो गया। तो इसी तरह से आप और भी कुछ लगा सकते हो। ये है हमारा और पता है ना आपको, तो और में क्या बता है, ये कंडीशन सही हो या ये कंडीशन, कोई भी कंडीशन सही हो। अभी मैं क्या करता हूँ, इधर 2 इज लेस देन 2 जो कि गलत है, और इधर लिखता हूँ 3 इज लेस देन 2, ये भी गलत है। अभी ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो ये नहीं रन होगा, पूरा गलत है। तो मैं अभी इसको रन करके दिखाता हूँ, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अभी मैं क्या करता हूं कि ये कंडीशन सही कर देता हूं, जैसे कि 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये गलत है, पर लेकिन और दिस ये गलत है लेकिन ये सही है, तो इसलिए ये रन हो जाएगा। देखो आप अच्छे से, हेलो रन हो गया, सही है। तो और कंडीशन में ये सही हो या ये सही हो, वो रन हो जाता है। अभी मैं इधर एंड लगा देता हूं, एंड लगा दिया तो क्या होता है, ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए, तभी ये रन होगा। अभी ये गलत है, ये सही है, ये रन नहीं होगा। देखते हैं अभी कैसे रन होता है। देखो रन नहीं हुआ। अभी मैं क्या करता हूं, इधर इक्वल टू डाल लेता हूं, मतलब ये भी सही हो जाए, ये भी सही हो जाए, इसी टाइम पे ये रन होगा। प्रिंट हेलो प्रिंट कर दिया उसने, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सही है। तो ये इफ एल्स में ये वाली कंडीशंस यूज होते हैं। कौन कौन सी देखी हमने, डबल इक्वल टू, इधर मैं कमेंट में डालता हूँ, ये वाली जो चीज़ है ना डबल स्लैश, इसको हम कमेंट बोलते हैं। सिंगल लाइन कमेंट हम ऐसे करते हैं, और हम मल्टी लाइन कमेंट में बाद में बताता हूँ थोड़ी देर में। तो अभी हम सिंगल लाइन कमेंट देख रहे थे, तो ये डबल स्लैश जब लिखते हैं आप ऐसे, तो इसको सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। तो इसमें इसके आगे आप कुछ भी लिख दो, उसका इस पूरे कोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पीछे भी मैंने लिखा होगा, लेकिन मैं बताना भूल गया होगा किसी वजह से, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि ये क्या होता है, कमेंट होता है। तो एक कमेंट क्या करता है कि आप उसके सामने कुछ भी लिखो, उसका कोई इम्पैक्ट इस कोड पे नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अभी मैं इधर लिखता हूँ इफ, और उसके आगे मैं लिखता हूँ कौन कौन से ऑपरेटर मैंने यूज किया, डबल इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे जो ऑपरेटर है ना, नॉट इक्वल टू, कॉमन नॉट इक्वल टू, ये जो सारे ऑपरेटर है वो लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, फिर
ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेटर हैं। और इसमें हमने देखा कि और एंड, ये जो गेट्स है हमने पढ़े थे, और गेट और एंड गेट, उसकी तरह ही इसका काम होता है। तो ये भी है दो चीज़ें। तो ये सब इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन में यूज होता है। तो अभी हमने इफ देखी, अभी एल्स भी देखते हैं। तो इसके आगे सिर्फ एल्स लगा दो। एल्स मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स होंगी तो एल्स रन होगा, दैट्स इट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इधर लिखता हूँ प्रिंट एफ एल्स लिखता हूँ, प्रिंट एफ, मैं इधर लिखता हूँ एल्स, ठीक है। तो मैं प्रिंट एफ एल्स लिख रहा हूँ, अगर मैं इधर फॉल्स कंडीशन डालता हूँ जैसे कि 2 इज नॉट इक्वल टू 2, ये फॉल्स कंडीशन है, तो इस पे एल्स वाली कंडीशन रन हो जाएगी, प्रिंट एफ एल्स होना चाहिए। तो इट विल प्रिंट एल्स, दैट्स इट। सो यहाँ पे इसने एल्स प्रिंट कर दिया और कोड कंप्लीट हो गया। ये ग्रीन लाइन मतलब यहाँ पे शो करता है कि कोड कंप्लीट हो गया, और ये एल्स मतलब ऊपर प्रिंट किया उसने एल्स, दैट्स इट, ठीक है। तो ये है सब इफ एल्स का कारनामा। तो इफ एल्स में क्या होता है कि यहाँ पे हम डायरेक्ट एक कंडीशन डाल देते हैं, कंडीशन सही होगी तो रन होगा, कंडीशन गलत होगी तो एल्स में आके वो रन होगा। सो दैट्स इट, बहुत सिंपल है। तो इफ एल्स के बाद हम जाते हैं लूप के साथ। इफ एल्स तो आपका हो गया, अभी इफ एल्स के बाद आप आते हैं लूप में। लूप क्या होता है, तो वहाँ पे एक लूप होता है फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप को लिखते समय हम कुछ ऐसा लिखते हैं, फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0। इंटीजर आप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो और बाहर भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो इंटीजर आई इधर डिफाइन करो और आई इक्वल टू 0, कॉमा आई इज लेस देन। ये इनिशियलाइजेशन होता है कि आपका लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आई इक्वल टू 0 मतलब यहाँ से आपका लूप रन होना स्टार्ट होगा जहाँ जब आपके आई की वैल्यू 0 है। और आई इज लेस देन मतलब आई कितना होना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए, तो मैं लिखता हूँ 8 तक। मतलब आई लेस देन 8 मतलब आई 7 होगा, उसके बाद आई जब 8 होगा तो नहीं रन होना चाहिए, सिर्फ 7 तक ही रन होना चाहिए, ऐसा इसका मतलब है। और यहाँ पे हम दो चीज़ें लगा सकते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अपनी मर्जी, ठीक है। तो ये प्लस प्लस मतलब क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूँ आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 इज नथिंग बट आई प्लस प्लस, इसी को हम आई प्लस प्लस लिखते हैं, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। तो ये काम क्या करता है, तो अभी मैं इधर दिखाता हूं आपको कि एक्चुअल काम कैसे होता है। तो अभी देखो मैं आपको डिटेल में दिखाता हूं कि काम एक्चुअल में होता कैसे है। तो यहाँ पे i इक्वल टू 0 मतलब यहाँ से इनिशियलाइज होता है, यहाँ पे मैं ट्रेस करके भी दिखाऊंगा आपको। i इक्वल टू 0 है, अभी i लेस देन 8 है, ये वाली हमारी कंडीशन है। तो क्या करेगा, पहले ये लूप पहले i की वैल्यू 0 रखेगा। i की वैल्यू जैसे ही 0 है तो ये रन करेगा एक बार लूप, ठीक है। तो लूप में मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ, प्रिंट एफ आई की वैल्यू ही प्रिंट कर देते हैं अपन, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। परसेंट डी इंटीजर के लिए होता है, आई इंटीजर है तो मैं डायरेक्ट आई की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। तो क्या होता है कि पहले आई की वैल्यू 0 है इसलिए वो रन करता है और फिर इसको इंक्रीमेंट करता है आई को। तो आई की वैल्यू 0 के बाद क्या होगी 1, फिर चेक करता है 1 लेस देन 8 है तो फिर 1 प्रिंट करता है, फिर 1 प्रिंट होने के बाद फिर जाता है वहाँ पे, फिर आई को इंक्रीमेंट करता है। आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर चेक करता है 2 इज लेस देन 8 है तो फिर आई को प्रिंट कर देता है, क्योंकि इसके अंदर लिखा है प्रिंट करने, इसमें तुम आप कुछ भी लिख दो वो सब काम कर देगा ये, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, क्या आउटपुट आते देखते हैं। तो ये 8 बार रन करना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आना चाहिए। क्या गलत बोला इधर, आई प्लस 1, ओके। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे सेमी कोलन होना चाहिए, यहाँ पे कॉमा नहीं होना चाहिए, वो मैंने गलती से लिख दिया था, तो वहाँ पे सेमी कोलन होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन है हमारी, पहली इनिशियलाइजेशन बोलते हैं हम इसको, कि हमने आई को इनिशियलाइज करते हैं 0, उसके बाद सेमी कोलन, फिर आई
लेस देन 8 है, ये वाली कंडीशन वो चेक करने के लिए, और ये लास्ट में इंक्रीमेंट करने के लिए कि आई को इंक्रीमेंट करो। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करता है 0 1 2 3 4 5 6 7 होने के बाद वो नीचे नहीं आता है, क्योंकि वो देखता है कि जब 7 हो गया तो 7 के बाद वो आई की वैल्यू 8 हो गई, वो चेक करता है 8 इज लेस देन 8, वो गलत है, इसलिए वो यहाँ पे प्रिंट ही नहीं करता है। एक्चुअल में आई की वैल्यू 8 हो जाती है। मैं इधर प्रिंट करके दिखा सकता हूँ आपको, प्रिंट f %d वैल्यू ऑफ आई। तो यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करूँगा वैल्यू ऑफ आई, मैं इधर क्या करता हूँ \n भी लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि न्यू लाइन में 8 हो रहा है प्रिंट। ठीक है, तो अभी मैं रन करता हूँ, तो नेक्स्ट लाइन में वो क्या प्रिंट करेगा 8, क्या बोला है सेमी कोलन रहेगा इधर, तो ये मैं सेमी कोलन डाल देता हूँ, रन। हाँ, तो देख रहे हो आप इधर 8 प्रिंट हो रहा है। तो ये 8 किसकी वैल्यू है, ये अभी लूप 7 तक ही हुआ है, लेकिन वो जो 8 वैल्यू है आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 8 हुई है, वो बताने के लिए मैंने प्रिंट करके दिखाया कि आई की वैल्यू 7 नहीं रहती, वो इंक्रीमेंट हो जाती है, और फिर कंडीशन चेक होने के बाद वो लूप रन नहीं होता है। तो पहले क्या होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, एक बार इनिशियलाइजेशन होगा तो फिर इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, फिर आई की वैल्यू हर बार चेक होगी, लेकिन आई की वैल्यू चेक होने के बाद लूप चलेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर लूप चलेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा। तो पहले लूप चलता है फिर इंक्रीमेंट होता है, तो ये वाली चीज़ होती रहती है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इधर आई को मैं इंक्रीमेंट कर रहा था नीचे भी, तो क्या होता है एक्चुअल में, तो आई की वैल्यू 0 है पहले, तो 0 प्रिंट कर देगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा 1, फिर इधर एक बार 1 इंक्रीमेंट होगा, तो 2 बार इंक्रीमेंट हो रहा है एक्चुअल में। तो ये 0 2 4 6 8 कुछ ऐसे प्रिंट करेगा। तो देखते हैं क्या प्रिंट करेगा। सो 0 2 4 6 यहाँ तक ही प्रिंट किया, और 8 आगे आता है तो ये 8 प्रिंट करते। ठीक है, एक्चुअली लूप चला 1 3 5 के लिए, लेकिन वो एक्चुअली लूप चला ही नहीं 1 3 5 के लिए, क्योंकि वो इधर इंक्रीमेंट कर दे रहा है ना आई प्लस प्लस से, तो इसलिए वो प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो ये वाला कुछ अलग अलग सॉल्यूशन, आपको लूप कम बार प्रिंट करवाना है तो आप ऐसे कर सकते हो। इवन ऑड फाइंड करने के लिए सारे इवन नंबर से 0 2 4 6, तो इवन के लिए अच्छा कोड है। अगर आपको 100 तक इवन चाहिए तो सिर्फ इधर 100 कर दो, सारे इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 सारे प्रिंट हो जाएंगे इधर। 1 2 4 6 8 10 12 14 16। अभी आपको उधर स्पेस चाहिए तो आप इसे स्पेस भी दे सकते हो, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि अलग अलग नंबर है, वो सब कंबाइन दिख रहा था। तो ये देखो 0 2 4 6 8 10 12 16, ये सारे इवन नंबर्स अप टू 98 जस्ट मिनट, चुटकियों में आते हैं। आपका लॉजिक से वो सब सही हो जाता है। ठीक है, तो ये होगा फॉर लूप के बारे में। उसी के साथ यहाँ पे आप यहाँ पे भी इंटीजर लिख सकते हो, इंटीजर i इक्वल्स टू 0। मैं इधर कमेंट कर देता हूँ, जरूरत नहीं उसकी। तो अभी मैं इसको क्या करूँ, रन। तो यहाँ पे थोड़ा एरर दिखा सकता है, हाँ ये i डिफाइन नहीं है क्योंकि वो उधर का मैंने निकाला है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं रन करता हूँ, तो अभी वो प्रिंट होंगे सारे नंबर्स, तो 98 तक प्रिंट हो गए। ठीक है, तो आप अंदर भी लूप के अंदर भी इंटीजर डिफाइन कर सकते हो, लेकिन जो इफ़ अगर आप लूप के अंदर इंटीजर डिफाइन करो तो उसका इस्तेमाल आप बाहर नहीं कर सकते हो, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये हो गया फॉर लूप के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाइल लूप के बारे में। तो व्हाइल लूप तो बहुत सिंपल होता है, जैसे कि इफ कंडीशन होती है हमारे, जैसे व्हाइल में भी हम कंडीशन लिखते हैं। यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूँ i इज लेस देन 10, ये मेरी कंडीशन है। जब तक ये कंडीशन सही नहीं है तो मेरे को इधर डिफाइन करना पड़ेगा, पहले i इंटीजर i इक्वल टू 0 डिफाइन कर देता हूँ। तो जब तक i लेस देन 10 है तब तक काम करेगा। मैं इधर लिखता हूँ printf, और मैं इधर लिखता हूँ i। अगर मैंने इधर i को इंक्रीमेंट नहीं किया तो एक कंटिन्यूसली चलता रहेगा, कभी स्टॉप ही नहीं हुआ, इसलिए मैं इधर i को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ, तो क्या प्रिंट करेगा 0 1 2 3 5 अप टू 9, क्योंकि 10 तक आएगा ही नहीं। एक्चुअल में वो आई मेरे को बाहर प्रिंट करना था, तो मैंने गलती से अंदर प्रिंट कर दिया। सो यहाँ पे %d और कॉमा i। ठीक है, तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो क्या आउटपुट देना चाहिए इसने 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट्स इट। तो ये सेम, ये और वो यही है। वहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन अंदर किया था, यहाँ पे बाहर करना पड़ा। उसके बाद वहाँ पे हमने कंडीशन
अंदर चेक की थी, यहाँ पे लूप, यहाँ पे भी लूप के अंदर की, वहाँ पे हमने इंक्रीमेंट आगे किया था, यहाँ पे लूप के अंदर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। बस इतना डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। ठीक है, इसका मतलब ही क्या होता है, i इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो आप। देखो सेम आंसर आएगा 0 1 to 9। देखो 0 to 9। सो ये वेरी सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं, सिर्फ कंडीशन देखो, अपनी कंडीशन सही है तो रन, कंडीशन गलत है तो रन नहीं होगा। तो आपको लूप ट्रेस करना भी आना चाहिए, क्या लूप होता है क्या नहीं, वो वाली चीज़ें भी समझ में आनी चाहिए। तो ये सारा डिटेल एकदम बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं कि हाउ द प्रिंट एफ, शुरू से मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ डिटेल में। अब तक हमने क्या पढ़ा कि पहले हमने देखा कि प्रिंट एफ स्कैन एफ क्या होता है, या stdio.h क्या होता है। इस हेडर फाइल के अंदर एक्चुअल में हमारे प्रिंट एफ और स्कैन एफ डिफाइंड रहते हैं, और उस प्रिंट एफ और स्कैन एफ उसके अंदर से सारा इंफॉर्मेशन लेके प्रिंट स्कैन होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इफ एल्स कंडीशन क्या होते हैं। इफ कंडीशन में हम जो डबल यूज करते हैं, 2 बार इक्वल टू, तो 2 बार इक्वल टू क्या है एक्चुअल में, वो असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, वो इक्वल टू के लिए यूज नहीं होता। ये जो डबल इक्वल टू है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ सिर्फ, बाकी सब तो गया। मल्टी लाइन कमेंट बताना भूल गया, तो मल्टी लाइन कमेंट क्या होती है वो भी मैं बताता हूँ। स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखते हो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूँ, डजेंट मैटर, एंटर मारो, कुछ भी लिखो, तो उसका कोई भी कोड पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो उसको कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन करने के लिए स्लैश स्टार और स्टार स्लैश लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये डबल्स इक्वल टू के बारे में बता रहा था। तो डबल इक्वल टू एक लॉजिकल ऑपरेटर है, और जो इक्वल टू है ये लॉजिकल ऑपरेटर है, और इक्वल टू जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का अपन एक एग्जांपल देखते हैं ताकि अपने को समझ में आ जाए एक्चुअल में असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो ये इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो दैट्स इट, ये हमने सिर्फ पढ़ा है इफ एल्स क्या होता है और बहुत सारी चीज़ क्या होती है। अभी थोड़ा हम असाइनमेंट ऑपरेटर का एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। वो मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ एक्चुअल में, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे काम करता है। तो मुझे क्या करना है कि नंबर को रिवर्स करना है, और रिवर्स वाला नंबर का मैंने लिखा है, कुछ और लेते हैं एग्जाम्पल अच्छा वाला। तो मैंने इधर लिखा है इंटीजर a और लिखा है इधर इंटीजर b। a में मैंने डाल दिया 3 और b में डाल दिया 4। ठीक है, तो मेरे को b की वैल्यू a में डालनी है और a की वैल्यू b में डालनी है। सिंपल कोड है। क्या करना है, मेरे को a की वैल्यू b में डालनी है, b की वैल्यू a में डालनी है। तो मैं क्या करूंगा, और एक इंटीजर डिफाइन करूंगा, इंटीजर c। ठीक है, क्यों, मैं ऐसे नहीं कर सकता कि a इज इक्वल्स टू b और b इज इक्वल्स टू a। ठीक है, और मैं अभी प्रिंट कर देता हूँ डायरेक्ट। सिंपल है, उसमें क्या है, देखते क्या आता है आंसर। प्रिंट एफ %d, 2 कर रहा हूँ इसलिए मैं 2 बार लिख रहा हूँ इधर। अगर 2 करना होगा तो आप ऐसे 2 बार लिख सकते हो स्पेस देके, इसके आगे भी स्पेस देख सकते हो ताकि आपको डिफरेंस पता चले। कॉमा मैं इधर नाम लेता हूँ a कॉमा b। सो इससे क्या होता है कि a की वैल्यू पहले %d की जगह आती है, b की वैल्यू दूसरे की जगह आती है, बाकी सब सेम होता है। तो रन। तो 4 और 4 दोनों वैल्यू 4 आ गई, लेकिन हमने क्या किया है, a के अंदर b को डाला और b के अंदर a को डाला है। तो 3 इधर आना चाहिए, 4 इधर आना चाहिए। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न है, मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से। देखो, मैंने a इक्वल टू b किया, इसका मतलब a इक्वल टू ऑलरेडी 3 है और उसके अंदर मैंने 4 डाल दिया। तो a इक्वल टू एक्चुअल में क्या हो गया, 4। देख रहे हो ना आप, ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये इक्वल टू क्या करता है, जो भी ये b है उस b को इस a के अंदर डाल देता है। इस 3 को उस a के अंदर डाल लिया उसने, इस 4 को इस b के अंदर डाल लिया उसने, वैसे इस b को इस a के अंदर उसने डाल लिया। तो b था 4, तो 4 को a के अंदर डाल लिया तो a 4 हो गया अभी। तो अभी जब मैं इधर आऊँगा तो ये ऑलरेडी 4 है और b भी 4 है, तो हमारा 3 गायब हो गया। तो वो गायब ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, और एक इंटीजर डिफाइन करते हैं, इंटीजर c। ओके, फिर c के अंदर हम क्या करते हैं, a डाल देते हैं। c के अंदर a डाल लिया तो क्या होगा c, तो यहाँ से हो गया c इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, c की वैल्यू मॉडिफाई हो गई, c की वैल्यू 3 हो गई। अभी a इक्वल टू b डाला मतलब a की वैल्यू 4 हो गई, और b इक्वल टू a डाला मतलब b की वैल्यू भी 4 है, फिर भी प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करता हूँ इधर
वो C डाल देता हूँ ताकि वो रिवर्स हो जाए। अभी देखो A3 है, B4 है, मैं A भी प्रिंट करूँगा तो 4 और 3 प्रिंट होंगे क्योंकि वो दो स्वैप हो। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर की थिंग बतानी थी, इसलिए मैं एग्जांपल ले लिया, अदरवाइज ये मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले अपने वीडियोस में। तो ये 4 और 3 है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, तो मैं इधर लिखने जा रहा हूँ इंटीजर, जो हमने ASDF शुरू में लिया था एग्जाम्पल, जो कि हमारा नहीं चला था, ठीक है। वहां पे उसने एरर दिया था, तो मैं इधर ASDF खुद डिफाइन कर रहा हूँ। ASDF के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ASDF के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो पिछली टाइम जो ASDF नहीं चला था अभी चलेगा, और ठीक है, इसके बारे में हम बाद में देखते हैं। मैं इधर वॉइड लिखता हूँ फिलहाल के लिए, आपको इसके बारे में बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ASDF जो कि हमारा नहीं चला था उसको मैं चला के देखता हूँ अभी और रन करता हूँ। तो अभी ASDF हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा डायरेक्टली, हेलो वर्ल्ड। सो देख रहे हो वो क्या किया इसने ASDF सर्च किया है, stdio में नहीं है, फिर ASDF उसको यहाँ पे मिला, तो उसके अंदर उसने फिर printf ये कर लिया और फिर printf से प्रिंट कर दिया। अभी मैं इसको लूप वाइज भी कर सकता हूँ, मतलब ASDF को ही ASDF के अंदर मैं कॉल करूंगा तो क्या होते देखते, हेलो वर्ल्ड कंटिन्यूसली प्रिंट होता रहेगा क्योंकि वही फंक्शन फिर उसी को कॉल कर रहा है ना। अभी देखो क्या होता है एक्चुअल में, देखो अच्छे से, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, कितनी बार हेलो वर्ल्ड आया है, क्यों आया है। अभी मेरे को इसको स्टॉप करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये ASDF बार बार कॉल कर रहा था। इसको हम करते हैं रिकर्शन फंक्शन, रिकर्शन कहते हैं इसको। ये रिकर्शन के बारे में मैं और एक कहीं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना काफ़ी है कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन क्या होता है, कोई भी चीज़ हम डिफाइन करते हैं और उसको हम फिर जब मेन में कॉल करते हैं, मेन भी एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन ऑलरेडी जब हम रन करते हैं तो मेन फंक्शन से ही शुरुआत होती है। तो इसलिए ये कंपाइलर, एक्चुअली GCC कंपाइलर काम करता है सी रन करने का। उस कंपाइलर क्या करता है, बाकी के फंक्शन उसको नहीं पता है, उसको सिर्फ मेन फंक्शन पता है, वो मेन को रन कर देता है, उसके बाद बाकी की चीज़ें अपने आप रन हो जाती है। समझ में आ रहा है। तो ये काम है फंक्शन का। तो अभी मैं आपको बताऊं कि रिटर्न टाइप क्या होता है फंक्शन का। तो ये जो मैंने वॉइड लिखा है ना, ये वॉइड रिटर्न टाइप है। इधर जो मैंने इंटीजर लिखा है वो इंटीजर रिटर्न टाइप है। इंटीजर रिटर्न 0 कर रहा हूँ, मतलब वो GCC कंपाइलर 0 वैल्यू ले रहा है इससे। तो उसका मतलब क्या है, रिटर्न 0 मतलब अभी एंड करना है मेरे को फंक्शन। तो GCC कंपाइलर समझेगा कि भाई मेन फंक्शन खत्म हो गया रिटर्न 0 के बाद, जब उसको 0 मिल जाएगा। इसके आगे आप कुछ भी लिखो, रिटर्न 0 के बाद मैंने लिखा प्रिंट एफ हेलो, ठीक है। अभी क्या होता है देखते हैं। नहीं, मैंने भी पहले बार ट्राई किया है, देखते क्या होता है। भाई रन ही नहीं होगा भाई। क्यों रन नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ही रिटर्न 0 कर रहा है। रिटर्न 0 कर रहा है मतलब GCC को पता चल रहा है कि भाई ये रन नहीं होने वाला है। उसको पता चल गया 0 पास किया, मतलब अभी अपना मैंने बताया था 0 क्या होता है, फॉल्स के लिए डिफाइन करता है। तो GCC समझ आते कि भाई इसके पास कुछ नहीं है, चलो छोड़ो, तो वो आगे देखता ही नहीं क्या है, इधर ही खत्म, ठीक है। ऐसे ही इधर भी होता है। तो ये जो है रिटर्न टाइप इसका वॉइड होता है, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। वॉइड मतलब मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। अगर मुझे इंटीजर रिटर्न करना है तो मैं इधर लिखता हूँ इंटीजर। जो कुछ भी मेरे को रिटर्न करना है वो सब मैं इधर लिख देता हूँ। अगर मेरे को रिटर्न करना है कैरेक्टर तो मैं इधर लिख देता हूँ कैरेक्टर, और फिर इधर क्या करता हूँ, रिटर्न कैरेक्टर ए को रिटर्न करने पर। कैरेक्टर को कभी भी लिखते समय सिंगल कोट में लिखते हैं इसे, सेमीकोलन, ठीक है। तो ये कैरेक्टर रिटर्न करना, मैं इधर प्रिंट एफ करूंगा। क्या प्रिंट एफ करूंगा, ASDF फंक्शन ही प्रिंट एफ करूंगा ASDF, ठीक है। और इसको रिटर्न 0 कर देता हूँ, क्योंकि रिटर्न 0 से ही पता चल रहा है भाई कि स्टॉप हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ तो क्या आउटपुट आता है देखते हैं। क्या बोल रहा है, सेगमेंटेशन फॉल्ट,
क्या हुआ भाई प्रॉब्लम? ASDF, ये जो ASDF है वो कैरेक्टर है, तो मेरे को कैरेक्टर प्रिंट करना चाहिए ना भाई। तो कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए मैं इधर लिखता हूँ %C, ASDF। अभी करते हैं रन। तो इट शुड प्रिंट A। देखो यहाँ पे A प्रिंट कर दिया। तो ये सब होता है खेल फंक्शन का। तो फंक्शन कैसे काम करता है वो भी बता दिया। अभी आपको क्या करना है कि जितने भी हो सकते हैं उतने प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि आप सब बेसिक जान चुके हो कि एक्चुअल में क्या बेसिक होता है क्या नहीं। लेकिन अभी आपको उसको अप्लाई करना है। जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करते तब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे काम कैसे होता है एक्चुअली। मैं आपको पूरा बिट वाइज बताने वाला था, लेकिन वो बहुत लंबा वीडियो हो जाए। अगले वीडियो में मैं रिकर्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, ये वाली भी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही मैंने यहाँ पे बताया कि फंक्शन क्या होता है। शुरू से बताता हूँ एक्सप्लेन करके। मैंने printf scanf कहाँ डिफाइंड होता है, उस stdio.h में होते हैं। उसके बाद इंटीजर फ्लोट क्या होते हैं वो भी बताया, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने if else देखा, उसके बाद फॉर लूप देखा, उसके बाद व्हाइल लूप देखा, उसके बाद हमने क्या देखा कि फंक्शन क्या होते हैं वो देखा। और ये जो सब चीज़ें हमने देखी वो पूरा बेसिक्स था सी का। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि इस बेसिक्स को अप्लाई करके आप कैसे अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। तो मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा है, वो भी आप देख लो। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं रिकर्शन के साथ। सो ठीक, चलो बाय।